अस्सलामुअलैकुम मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलामुअलैकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इकरा, आप ठीक मैं हैं? ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन खैर-आफ़ियत से होंगे। तो सर इमरान खान के केसेस को लेकर पीटीआई में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। हुँ। ये खुशी की लहर क्या वाक़ई देर पा साबित होगी? फिर पतझड़ का मौसम करीब आ गया है, पीटीआई को एक लाश की तलाश है। एक्सटेंशन और नोटिफ़िकेशन की कहानी क्या है? साइफ़र और 7 सहाफ़ियों की दास्तान कौन-सी है? खान को किसने धोखा दिया? महमूद खान अचकज़ई जो हैं, वो खान साहब के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे या नुकसानदेह? ये सब मौज़ूआत आज के व्लॉग में हम आपसे जानेंगे। तो मुज़म्मिल साहब सबसे पहले क्वेश्चन की जानिब बढ़ूँगी। 9 मई के केसेस को लेकर हमने देख लिया है कि उनकी ज़मानत हो गई है, सिर्फ़ एक अल-कादी ट्रस्ट केस बचा है। अब आपको क्या लगता है कि खान के रिहाई के इम्कानात कितने रोशन हैं? मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब रिहा होंगे, अभी जल्दी। मुझे उनकी फ़ौरी रिहाई कोई नज़र नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जीएन पिंडी वाला 9 मई का मुकदमा है जीएचक्यू वाला, उसमें उनको सज़ा हो जाएगी अगले 1 माह में। मुझे लगता है कि जो लाहौर वाले 9 मई के मुकदमात हैं, उनमें भी इमरान खान को सज़ाएँ हो जाएँगी। ये सज़ाओं का मौसम है और मुझे इमरान खान को मज़ीद सज़ाएँ होती नज़र आ रही है। मुझे रिहाई नहीं, सज़ाएँ नज़र आ रही हैं। और ये जो ज़मानतें हैं, ये तो शिबली, मैंने पहले भी कहा है, शिबली, फराज सबको मिल गईं और फिर उन सबको सज़ाएँ भी हो गईं। ऐसा नहीं हुआ कि जिसको ज़मानत मिली है उसको सज़ा नहीं हुई। जिनको ज़मानत मिली है उनको भी सज़ाएँ हो जाती हैं, तो खान साहब को भी सज़ा हो जाएगी और सज़ाएँ होंगी। ये सज़ाओं का मौसम है और उसमें खान साहब के लिए भी सज़ा है। जैसे ही जनरल फैज़ का मुकदमा फील्ड कोर्ट मार्शल डिसाइड होगा, उसमें भी आगे इमरान खान पर ट्रायल होना है, उसमें भी उनको सज़ाएँ होंगी। लिहाज़ा मुझे इमरान खान को एक नहीं दर्जनों सज़ाएँ आगे नज़र आ रही हैं उनकी, कि उनको कोई दर्जन भर मुकदमात में आगे सज़ाएँ हो जाएँगी और वो लंबी सज़ाएँ होंगी। लिहाज़ा रिहाई नज़र नहीं आ रही, सज़ाएँ नज़र आ रही। एक्सटेंशन को लेकर इतना अबहाम क्यों है? बैरिस्टर अकील और राना राना सनाउल्लाह के मुतज़ाद बयानात हमने देखे हैं। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा भी इस पर कह रहे हैं कि नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी और दूसरी तरफ बैरिस्टर अकील ने कहा है कि अगर नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी तो जारी कर दिया जाएगा। इस कदर इबहाम की वजह क्या है? ये मेरा ख़्याल है कोई बयानी फ़िज़ूल बात है। 5 साल की मुद्दत 28 नवंबर 2027 तक मौजूद है। किसी नोटिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने 5 साल का टेन्योर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो नेवल चीफ़ और एयर चीफ़ भी 5 साल का एन्जॉय कर रहे हैं। पहले तो आपको पता है सिर्फ़ आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन मिलती थी, एयर चीफ़ और नेवल चीफ्स को नहीं मिलती वो थी। तो अब रिटायर तो होते सबका थे। टेन्योर 5 साल हो चुका है। ये ऐसे ही गुफ्तगू करने का बहाना है। वो कहते हैं इसमें हकीकत कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये नवंबर गुज़र जाएगा, कोई नोटिफ़िकेशन, कोई एक्सटेंशन कुछ नहीं होगी, सब कहेंगे वो 2027 तक है। यानी ये उसी तरह से होगा जिस तरह कहते थे कि ट्रंप आएगा तो इन सबको लग पता जाएगा, दरवाज़े खुलेंगे और वो नवंबर भी गुज़र जाएगा, कुछ नहीं होएगा। मैं आपको टेक्निकल बात बताऊँ, पक्की गल है कुछ नहीं होएगा। नवंबर का गुज़र जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ना कोई एक्सटेंशन होएगी, ना कोई तोसी होगी। इसी तरह आसिम मुनीर साहब काम करते रहेंगे, वो मामला 2027 में। यानी बेवकूफ़ बनाया जा रहे हैं इनडायरेक्टली अपने फॉलोअर्स लोगों को को। मिसगाइड किया जा रहा है। मैं आपको बताऊँ, इबहाम फ़िज़ूल में पैदा किया जा रहा है। शायद इस तरह उनका ख़्याल है कि लोग समझेंगे ओहो हो नवंबर में आसिम मुनीर जा रहा है ना, फिर कुछ हो जाएगा। हुँ। तो पहली बात तो ये है कि नवंबर में आसिम मुनीर नहीं जा रहा है, दूसरी बात ये है कुछ होने वाला नहीं है। मुनीर फ़ारूक का कहना है कि खान की गिरफ्तारी के बाद जहाँ पर उनको रखा गया, उनकी जितनी कॉल्स हुई वो तमाम जो हैं ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हैं, वो बहुत ख़तरनाक रिकॉर्डिंग्स हैं। खान को पूरा यकीन था कि फ़ौज में बगावत हो जाएगी, तो फिर ये मुमकिना ज़मानतें कैसे हुई हैं? देखें, ये जो मुनीब साहब बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं जब वो 9 मई से पहले गिरफ़्तार हुए थे, हुँ। उस वक़्त की बात कर रहे हैं। जब अगले दिन उमर ताब बंदियाल साहब ने उन्हें गुड टू सी यू कह के छोड़ दिया था और उस दौरान आपको याद है उनकी एक कॉल उनकी पीटीआई की लीडर मुसर्रत चीमा के साथ भी आई थी कॉल, तो ये वहाँ बैठ के उन्होंने कॉल्स की। तब इमरान खान को था कि 9 मई की उन्होंने प्लानिंग की हुई थी। उनकी गिरफ़्तारी हुई, उनको था कि अब आज 9 मई होगा, सारी जगह एहतजाज होगा, फ़ौजी तनसीबात पे एहतजाज होगा और उसके नतीजे में फ़ौज में बगावत हो जाएगी। देखिए, उस दिन इमरान खान ये सोच कर बैठा था जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार हुआ था कि आज फ़ौज में बगावत हो जाएगी, क्यों हो जाएगा और आसिम मुनीर जो है वो हट जाएगा। लिहाज़ा वो आपको याद है मुशर्रत चीमा को भी कह रहे थे कि वहाँ जाएँ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से मेरी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि उनको पता था उमर ताब बंदियाल वग़ैरह भी ऑन बोर्ड हैं इस पे।
और वहाँ से आपको पता है फिर मर्सिडीज़ के ज़रिए गुड टू सी यू के तहत रिहाई हो गई एक दिन में ही, हालांकि पूरे मुल्क में आग लग चुकी थी। तो इसलिए जो मुनीब साहब कह रहे हैं ना, ये कोई हालिया गिरफ्तारी के नतीजे में नहीं कह रहे। हम्म। ये वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वो गिरफ्तार हुए हैं 9 मई पे, तो 9 मई सारा हुआ है। उस वक़्त खान साहब वाक़ई मुल्क में फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत और आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बगावत प्लान करके बैठे हुए थे, और वो उस प्लानिंग की वहाँ से बैठ के फ़ोन कर रहे थे कि एहतजाज हो गया है, टेक ओवर हो गया है। इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, जिसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। लेकिन फिर वो 9 मई वाला प्लान सारा फ़ेल हो गया। रात को उनको पता लग गया कि आसिम मुनीर साहब नहीं हटे और उनकी सारी नाकामी हो गई, और वो चूँकि 9 मई सारा फ्लॉप हो गया और जो उनकी प्लानिंग थी वो नाकाम हो गई। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जब निकाला तो उनको पता था कि मेरा प्लान नाकाम हो चुका है। खान साहब की ज़मानत की खबर के बाद शहजाद अकबर ने एक ट्वीट किया है। उनकी जानिब से कहा गया है, हवा बदल रही है, मौसम में हल्की सी खुनकी आ रही है, लगता है पतझड़ जल्द शुरू होगी और मौसम भी तब्दील होने वाला है। तो लंदन से मौसम की सूरत हाल क्या है? आपको क्या वाकई लगता है कि मौसम बदलने वाला है? नहीं, मेरा ख़्याल है शहज़ाद अकबर साहब, शहबाज गिल, इमरान रियाज़ ख़ान, मोहित पीरज़ादा, आदिल राजा, शाहीन सबाई, ये सब लोग जो पीटीआई के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, ये पिछले 1 महीने से तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि फ़ौज और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो गई है, और आसिम मुनीर की और उनकी लड़ाई हो गई है, और उस लड़ाई के नतीजे में जो है ये हुकूमत चली जाएगी। अब ये इमरान खान की ज़मानत, इनको ये ना अपने व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में उम्मीद पैदा करते हैं कि हमारे व्यूअर को उम्मीद रहे कि बदलने वाले हैं, डॉलर्स भी आते रहे। खान साहब आने आने वाले हैं। कोई मौसम नहीं बदल रहा। मुझे लगता है मज़ीद सख्ती का मौसम शुरू हो रहा है। मुझे लगता है सज़ाओं का मौसम शुरू हो रहा है। मुझे लगता है ज़्यादा जो है सख्तियों का मौसम है। मुझे कोई पतझड़ नहीं नज़र आ रही, मुझे कोई मौसम बदलता नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, शहज़ाद अकबर साहब बहुत दूर बैठे हैं, उन्हें शायद ग्राउंड रियलिटीज़ का इतना पता नहीं है। फ़ोनों पे आपको सही हालात का अंदाज़ा नहीं होता। शहज़ाद साहब, किसी ने आपको गलत खबर दी है, या कोई ऐसा सीन मौजूद नहीं है कि कोई हालात बदल रहे हैं, कोई माहौल बदल रहा है, कोई पतझड़ है। ये आपके लिए तपश और गर्मी और सख्ती का मौसम और सज़ाओं का और मौसम है। आगे भी मौसम ऐसे ही रहेगा उनके लिए। अभी अभी तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, मुझे ये मौसम बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मुज़म्मिल साहब, साबिर शाकर का कहना है कि जनरल बाजवा के दिल में भी हसरत थी कि वो पीटीआई को ख़त्म कर देंगे, परखचे उड़ा देंगे, लेकिन वो ये हसरत लिए दिल में चले गए। ठीक है? फिर उसके बाद अब फ़ील्ड मार्शल के बारे में उन्होंने कहा है कि नवंबर करीब है, उनकी भी रुखसती का वक़्त है, और जो शहबाज शरीफ हैं, उनको ये लगता था कि वो चुटकियों में उड़ा देंगे पीटीआई को, लेकिन ये सब अंदाज़े गलत हुए। आपका तबसरा क्या है? देखें, जनरल बाजवा पीटीआई को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। जनरल बाजवा से सबको गिला ये है कि वो 2 किश्तियों के सवार थे। वो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पीटीआई को भी ज़िंदा रखे हुए थे और पीडीएम को भी ज़िंदा रखे हुए थे, और उनका ख़्याल था दोनों को लड़ाकर वो अपनी एक्सटेंशन निकाल लेंगे। आप देखें ना, उन्होंने पंजाब वापस पीटीआई को दिया, हमज़ा शहबाज से छीन कर। अब तो सबको समझ आ गई ना कि चौधरी परवेज़ इलाही को बाजवे ने कहा और फैज़ ने कहा, वो पंजाब में पीटीआई को रखना चाहते थे, मरकज़ में पीडीएम को रख के इस लड़ाई में से अपनी एक्सटेंशन निकालना चाहते थे। मैं नहीं समझता बाजवा साहब कहीं भी पीटीआई को ख़त्म करना चाहते थे। वो पीटीआई को ज़िंदा रखकर पीडीएम को डराकर अपनी एक्सटेंशन हासिल करना चाहते थे, और उनका ख़्याल था कि एक्सटेंशन हासिल करने के बाद वो अपनी ग्रेट गेम खेलेंगे। लेकिन उनको शहबाज शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं दी, हालाँकि इमरान खान तो उन्हें ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार थे। वो तो कोई मुद्दत क्या, वो तो कहते थे जब तक शाहीन ज़िंदा रहें बाजवे को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। तो लिहाज़ा साबिर शाकिर का जो ये मौक़िफ़ है ना कि बाजवा पीटीआई को क्रश करना चाहते थे, बाजवा ने के दौर में ही तो सारे लोग भाग गए। ये सख्ती तो आसिम मुनीर के दौर से शुरू हुई ना। जी। बाजवे के दौर में तो कोई सख्ती ना हुई, कोई गिरफ्तारी ना हुई, कुछ ना हुआ। खान साहब तो वहाँ जलसे भी कर रहे थे, नाम जुलूस भी भी लिए जाते थे न कोड वर्डिंग में। तो इसलिए बाजवे के दौर में तो कुछ ना हुआ। बाजवे पर तो गिला ही ये है कि वो डबल गेम कर रहा था, और वो अपनी डबल गेम का ही शिकार हो गया। उसको अंदाज़ा नहीं था शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का कि वो डबल गेम में, उसका ख़्याल था कि वो डरा धमका के एक्सटेंशन ले लेगा।
पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा भी कि बाजवा साहब आसिम मुनीर को रोकने की अंत तक कोशिश करते रहे कि मर्जी का चीफ आ जाए। फिर ये भी है कि जब शहबाज शरीफ उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे तो वो शहबाज शरीफ को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का थ्रेट कर रहे थे। अब बाजवा तो डबल गेम खेल रहे थे। पहले दिन वो इमरान खान के साथ भी चल रहे थे, ऐवान सदर में आरिफ अलवी के साथ मिल रहे थे जनरल बाजवा इमरान खान को, और उधर से उनसे भी मिल रहे थे। इनको कह रहे थे आप अपनी हुकूमतें तोड़ दें, उनको कह रहे थे इलेक्शन करा दें, इनसे कह रहे थे ताहयात दे दें, उनको कह रहे थे फ़ौरन दे दें। तो बाजवा तो डबल गेम कर रहे थे, साबिर शाकिर गलत कर रहे हैं। अब आसिम मुनीर की जो बात है, आसिम मुनीर नवंबर में कोई नहीं जा रहे। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट में तरमीम हो चुकी है और तीनों फोर्सेस के लिए हुई है। तीनों फोर्सेस के चीफ्स की मुद्दत 5 साल हुई है। एयर चीफ वो मुद्दत की इसी बुनियाद पर रिटायरमेंट नहीं हुई थी कि उनकी मुद्दत 5 साल हो गई है। नेवल चीफ भी 5 साल एंजॉय कर रहे हैं और आर्मी चीफ की भी 5 साल है, और वो 28 नवंबर 2027 तक है। इस नवंबर कुछ नहीं होने वाला। ये भी पीटीआई के व्यूअर्स को और पीटीआई के सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है कि जी नवंबर में आसिम मुनीर जा रहा है। आप हमारे एक झूठी उम्मीद पैदा करके ना तो लोगों को मरवाने वाली बात है, लोगों को में उम्मीद पैदा करने वाली बात है। यही इसीलिए मैं इनको प्रोपेगेंडिस्ट कहता हूँ कि ये हकायक की बात नहीं करते, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। लिहाजा साबिर शाकिर साहब की दोनों बातें गलत हैं। 5 साल की बात तो आपने कर दी है और आपने क्लियर कर दिया नाज़रीन को। तो 10 साल का ये जो मंसूबा ये कहा जाता है बार-बार सोशल मीडिया पर कि 10 साल की प्लानिंग भी हो चुकी है कि 10 साल तक ये रहेंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या वाक़ई वो ठीक है कि 10 साल की प्लानिंग भी होगी है 2027 के जनरल बाद? कियानी ने भी एक्सटेंशन ली, जनरल बाजवा ने भी एक एक्सटेंशन ली। तो एक एक्सटेंशन तो पाकिस्तान में हलाल है ना, एक एक्सटेंशन तो सभी ले रहे हैं अब। तो एक एक्सटेंशन अगर आसिम मुनीर लेंगे तो उनके 10 साल बन जाएंगे, क्योंकि अब मुद्दत 5 साल है। 27 में एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट होगी उनकी, अगर अब तो रीअपॉइंटमेंट का भी लफ्ज मौजूद है तोसी के बाद, वो 5 साल के लिए होगी तो वो 2032 तक मौजूद है। तो वो मेरे ख्याल में 10 साल इसलिए कहा जा रहा है कि अब एक एक्सटेंशन तो आर्मी चीफ्स के लिए हलाल हो गई है ना। वो समझते हैं कि एक एक्सटेंशन तो उनका हक है, एक एक्सटेंशन तो सबको मिल रही है, तो एक तो हमें मिल जाएगी। तो अब वो 5 साल की है तो इसलिए सब 10 साल की बात कर रहे हैं, और तो कोई बात नहीं। खबरनुमा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई को सियासी जिंदगी हासिल करने के लिए एक लाश की तलाश है और मुमकिन शहीदों में गंडापुर या बुशरा बीबी का नाम हो सकता है, क्योंकि पीटीआई तो खान साहब के होने की वजह से ही जिंदा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मार्केट में कोई ऐसी साजिशी थ्योरी मौजूद है? लेकिन लाशों की सियासत 26 नवंबर को हो गई। 26 नवंबर को पीटीआई का प्रोग्राम ही लाशें गिराने का था, क्योंकि इनका ख्याल था ट्रंप आ गया है, इधर से लाशें गिरेंगी, उधर से उन लाशों पर ट्रंप जो है वो आसिम मुनीर को हटा देगा, इमरान खान को रिहा हो जाएगा। और ये सोच रहे थे कि लाशें गिरने के बाद इमरान खान का आसिम मुनीर का और मौजूदा हुकूमत का हाल तो बिशारतुल असद वाला हो जाएगा। लेकिन आप देखें ये 26 नवंबर को कुछ भी नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल में आप पीटीआई को लाशें गिराए ना गिराए कुछ करे, ये बात उससे आगे निकल गई है। मैं नहीं समझता कि कोई बुशरा बीबी या गंडापुर को मार के एस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़ायदा है, बल्कि गंडापुर तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रहे हैं। बुशरा बीबी को भी मार के कोई इमरान खान ने को तो अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है, उनके बच्चों को उनकी कोई परवाह नहीं है ना। बच्चे आप बताएं, बच्चे को पाकिस्तान आए हैं, लापरवाही की इंतहा है। नहीं मेरा ख्याल है कि वो कभी भी किसी से सिंसियर नहीं रहे, फैमिली में फेयर नहीं रहे उनके। आप सारे लोग कह रहे थे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, हम कहते थे वो नहीं आएंगे। वो अमेरिका गए हैं, अपने पीआर दौरा उन्होंने किया है, कुछ मुलाकातें की हैं और वापस आ गए हैं। तो वो पाकिस्तान आने का कोई प्लान है, जमाइमा ने भेजा, मुझे नहीं लगता। ये एवं ही सब फजूल थ्योरीज हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। ये क्या मामला है, ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि शहबाज गिल को रेस्क्यू करने के लिए इमरान रियाज खान खुद मैदान में आ गए हैं और साइफर का एक बार फिर से तस्करा छेड़ दिया है। 7 सहाफ़ियों की दास्तान और साइफर, ये सब क्या है? अच्छा, इमरान रियाज खान ने मेरी स्टोरी की तस्दीक कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर दिखाने के लिए हमें बुलाया था और साइफर फौज ले गई। आप मेरी बात समझे, तो क्या प्लेट इमरान खान ने साइफर आराम से DGISI के हाथ कर दिया? छीन के ही ले गई ना जी। देखें, शहबाज गिल ने भी तस्दीक की कि उस रात 2 जर्नैल वहाँ पे मौजूद थे। जर्नैल अकेला नहीं आता, फौजी साथ होते हैं, सिक्योरिटी साथ होती है, सब लोग साथ होते हैं। इमरान रियाज खान ने भी तस्दीक कर दी कि साइफर फौज छीन के ले गई, बकौल उनके लेके गई या नहीं लेके गई। लेकिन
प्यार से तो नहीं लेके गई, उन्होंने आके इमरान खान को कहा साइफर दे दें, इमरान खान ने कहा ये ले लें। यकीनन उस रात एक इवेंट हुआ है जिसकी सब बात करते हैं, थप्पड़ों शप्पड़ों का, धक्कों का, और मेरे ख्याल में इमरान रियाज खान की गुफ्तगू भी मेरी बात की तस्दीक कर रही है कि उस रात वहाँ खान साहब के साथ स्कफल हुआ है, उनको धक्के दिए गए हैं, थप्पड़ पड़े हैं, उनसे छीना झपटी हुई है। ये सब बातें ऑन दी रिकॉर्ड हैं। शहबाज गिल माने के 2 जर्नैल उस रात वहाँ आए, मेरा मतलब मिठाई खाने आए थे। बाहर सुप्रीम कोर्ट खुल चुका था, कैदी की वैनें बाहर खड़ी थी, 2 जर्नैल होते कि इमरान खान ना लड्डू खाना आए सन। इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि जर्नैल आया और वो साइफर ले गया। हम्म। वो कि इमरान खान से आके कहने लगा सर प्लीज साइफर देते हैं, वो भी खो के ही ले गया बकौल इमरान रियाज खान दे। तो दोनों मेरी खबरों की तस्दीक कर रहे हैं, पर बिल वास्ता कर रहे हैं। उनका ख्याल है इमरान खान का बाबा ऊपर रख के तस्दीक की जाए। हालांकि इमरान खान का बाबा ऊपर नहीं हो सकता, वो रात उनके माजूल होने की रात थी बहुत भारी रात थी और उन पे। उस दिन उनसे इक़्तिदार छिन गया। वो इक़्तिदार बचाने की कोशिश में थे, इक़्तिदार छिन गया, और इक़्तिदार जब छिनता है तो कोई अच्छे तरीके से नहीं छिनता है। आदिल राजा ने दावा किया है कि खान साहब को उनके चंद वकीलों ने धोखा दिया है। फिर आपको क्या लगता है कि ये जो आज़म सवाती की नामज़दगी हुई है, हर कोई धोखेदार है, हर कोई गद्दार है, हर कोई अपने आप को सेव कर रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में आज़म सवाती गंडापुर ग्रुप से हैं। आप बात समझें। हुँ। पहली बात तो ये है कि गंडापुर कामयाब हुए कि उन्होंने केपी से कोई कायदे इख्तिलाफ नहीं बनने दिया। उनको पहला तलख तजर्बा था। ये असद कैसर जितने लोग थे जो पंजाब केपी से हैं, बड़े लीडर्स हैं पीटीआई के, जो बैरिस्टर गौहर या असद कैसर, ये सब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लाइन में थे। गंडापुर नहीं चाहता था केपी में से किसी को बादशाही मिले। महमूद खान अचकज़ई गंडापुर को काफ़ी हद तक काबिल कबूल है, और मैं समझता हूँ गंडापुर के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना काफ़ी हद तक काम वकील कौन से हैं जिन्होंने धोखा दिया? कोई वकील वकला ने धोखा नहीं दिया। ये सब गंडापुर वकीलों को फीसें भी तो गंडापुर बांटता है, पैसे तो गंडापुर बांट वो रहा है कहाँ ना। से दी जाती हैं? केपी हुकूमत से लूट मार के पैसे हैं, और कहाँ से दिए वो जाते तो हैं। कहते हैं हमारे पास पैसा ही और नहीं वो है। जो सेनेटर जिसको इन्होंने टिकट दिया है, जो कहता है मैंने टिकटों के लिए पैसे दिए, वो एटीएम? हाँ, वकीलों के लिए पैसे दिए हैं, तो ये सारे पैसे जो वकला में बांटे जाते हैं, वकला उसके जो उन्हें पैसे देता है। और आदम सवाती भी गंडापुर ग्रुप है। आप बात समझें। वैसे बैरिस्टर अली जफ़र भी बन सकते थे और लोग भी बन सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नामजदगियाँ हुई हैं वो गंडापुर ग्रुप से हुई हैं, और ये गंडापुर की जो लॉबी है वो जीती है, और जो गंडापुर मुखालिफ लॉबी है वो हार गई है। जिस तरह भी आपने महमूद खान अचकज़ई का ज़िक्र किया है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि व्हेन इट कम्स टू पीटीआई, तो क्या वो पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद या फिर वो पीटीआई के लिए नुकसानदेह है? वो एक तबसरा किसी ने किया है, वो तोड़े वाली बंदूक है, आगे को चल जाएँ या पीछे को चल जाएँ कुछ पता नहीं। तो महमूद खान अचकज़ई साहब पीटीआई के लिए कोई फ़ायदेमंद होंगे? मुझे नहीं लगता। क्या मैं उनसे कोई एश्योरिटी ली जाएगी? नहीं, मेरा ख़्याल है कि वो अपना लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन का एक उनका ड्रीम है। उनकी हाइट है, वो बन तो सकते नहीं थे, पीटीआई के वोटों पे बन गए। वो अपना ये टेन्योर चलाने की कोशिश करेंगे, खान को भी खुश रखेंगे, हुकूमत को भी खुश रखेंगे, डील शील करके अपना वक्त गुजारते रहेंगे। वो उनके नवाज़ शरीफ से भी अच्छे तल्लुकात हैं, उनके सबसे अच्छे तल्लुकात हैं। हाँ, महमूद खान अचकज़ई अगर किसी स्टेज पर पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे तो महमूद खान अचकज़ई का किरदार बहुत अहम हो सकता है। वो मुज़ाकरात के आदमी हैं, वो मुज़ाहमत के आदमी नहीं हैं, वो मुज़ाकरात के आदमी हैं। किसी स्टेज पे अगर बातचीत होगी तो वो उस बातचीत को लेके आगे चल यानी वो मफ़ावत पर यकीन रखते हैं। जी, गुफ्तगू के ज़रिए मसाइल को हल करने पर यकीन रखते चलें, उनका तो एक ड्रीम सर पूरा हो रहा है। हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन अब अगले व्लॉग में। हमें दीजिए इजाज़त, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा।